मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महापुरुषों की जीवनी का। इस क्रम में आज लीजिए सुनिए बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद के जीवनी के बारे में। बाबू जगदेव प्रसाद 2 फरवरी 1922 से 5 सितंबर 1974 रूस के महान मजदूरों के नेता लेनिन जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। लेकिन क्या आप भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद के बारे में जानते हैं, जिन्होंने भारत के शोषित वर्ग के खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी, जिनके विचारों का आज भी लोहा माना जाता है। भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि हमारी लड़ाई दीर्घकालिक लड़ाई है। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। उत्तर भारत में शोषितों की क्रांति के जनक, अर्जक संस्कृति और साहित्य के पैरोकार, शोषित समाज दल तथा सर्वहारा के महान नायक भारतीय लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद एक ऐसी नींव डाल गए हैं जिस पर रूस के बोल्शेविकों की भांति इस देश की गैर सवर्ण जनता लगातार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति के पथ पर अग्रसर है। महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार रामासामी नायकर, डॉक्टर अंबेडकर और मानवतावादी महामना रामस्वरूप वर्मा के विचारों को कार्य रूप देने वाले बाबू जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया के समीप कुर्था प्रखंड के कुरहारी गांव में निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिता प्रयाग नारायण कुशवाहा पास के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे तथा माता रासकली अनपढ़ थी। अपने पिता के मार्गदर्शन में बालक जगदेव ने मिडिल की परीक्षा पास की। उनकी इच्छा उच्च शिक्षा ग्रहण करने की थी। वे हाई स्कूल के लिए जहानाबाद चले गए। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने के कारण बाबू जगदेव प्रसाद की प्रवृत्ति शुरू से ही संघर्षशील तथा जुझारू रही। वे बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। जगदेव प्रसाद जब किशोरावस्था में अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाते तो उच्च वर्ग के छात्र उनका उपहास उड़ाते थे। उनके साथ स्कूल में बदसलूकी भी हुई। एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने उनकी पिटाई कर दी और उनकी आंखों में धूल डाल दी। इसके लिए उनके पिता को भारी जुर्माना भरना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी। एक दिन बिना किसी गलती के एक शिक्षक ने जगदेव बाबू को चाटा जड़ दिया। कुछ दिनों बाद वही शिक्षक कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते खर्राटे भरने लगे। जगदेव जी ने उसके गाल पर एक जोरदार चाटा मारा। शिक्षक ने प्रधानाचार्य से शिकायत की। जगदेव बाबू ने निडर भाव से कहा, गलती के लिए सबको बराबर सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो छात्र हो या शिक्षक। किशोर जगदेव प्रसाद ने पचकठिया प्रथा का अंत कराया। उस इलाके में किसानों की जमीन की फसल का 5 कट्ठा जमींदारों के हाथियों को चारा देने की एक प्रथा सी बन गई थी। गरीब तथा शोषित वर्ग का किसान जमींदार की इस जबरदस्ती का विरोध नहीं कर पाता था। जगदेव बाबू ने इसका विरोध करने को ठाना। जगदेव बाबू ने अपने हमजोली साथियों से मिलकर रणनीति बनाई। जब महावत हाथी को लेकर फसल चराने आया तो पहले उसे मना कर दिया गया। जब महावत नहीं माना तब जगदेव बाबू ने अपने साथियों के साथ महावत की पिटाई कर दी और आगे से न आने की चेतावनी भी दी। इस घटना के बाद पचकठिया प्रथा बंद हो गई। जब वे शिक्षा हेतु घर से बाहर रह रहे थे, उनके पिता अस्वस्थ रहने लगे। जगदेव बाबू की मां धार्मिक स्वभाव की थी। अपने पति की सेहत के लिए उन्होंने देवी देवताओं की खूब पूजा अर्चना की तथा मन्नतें मांगी। इन सब के बावजूद उनके पिता का देहावसान हो गया। यहीं से जगदेव बाबू के मन में हिंदू धर्म के प्रति विद्रोही भावना पैदा हो गई। उन्होंने घर के सारे देवी देवताओं की मूर्तियों, तस्वीरों को उठाकर पिता की अर्थी पर डाल दिया। इस ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म से जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ वह अंत समय तक बना रहा। उन्होंने ब्राह्मणवाद का प्रतिकार मानववाद के सिद्धांत के जरिए किया।
जगदेव बाबू ने तमाम घरेलू झंझावतों के बीच उच्च शिक्षा हासिल की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक तथा परास्नातक उत्तीर्ण हुए। वहीं उनका परिचय चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हुआ। चंद्रदेव वर्मा ने जगदेव बाबू को विभिन्न विचारकों को पढ़ने, जानने, सुनने के लिए प्रेरित किया। अब जगदेव बाबू ने सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया और राजनीति की तरफ प्रेरित हुए। अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री लेने के बाद अब उनका रुझान पत्रकारिता की ओर हुआ। वे पत्र पत्रिकाओं में लेखन का कार्य करने लगे। सामाजिक न्याय की आवाज उठाने वाले लेखों के कारण इन्हें काफी समस्या हुई। इसी बीच वे समाजवादी नेता उपेंद्र नाथ के संपर्क में आए और वे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए तथा पार्टी के मुखपत्र जनता का भी संपादन किया। एक संजीदा पत्रकार की हैसियत से उन्होंने दलितों, पिछड़ों, शोषितों की समस्याओं के बारे में खूब लिखा तथा उनके समाधान के बारे में अपनी कलम चलाई। 1955 में उन्हें हैदराबाद भेज दिया गया। वहां जाकर उन्होंने पार्टी के मुखपत्र के अंग्रेजी साप्ताहिक सिटीजन तथा हिंदी साप्ताहिक उदय का संपादन आरंभ किया। उनके क्रांतिकारी तथा ओजस्वी विचारों से पत्र पत्रिकाओं का सर्कुलेशन लाखों की संख्या में पहुंच गया। उन्हें धमकियों का भी सामना करना पड़ा। प्रकाशक से भी मनमुटाव हुआ, लेकिन जगदेव बाबू ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। वे संपादक पद से त्यागपत्र देकर पटना वापस लौट आए। पटना आकर जगदेव प्रसाद समाजवादियों के साथ आंदोलन में शामिल हो गए। बिहार में उस समय समाजवादी आंदोलन की बयार थी, लेकिन जेपी तथा लोहिया के बीच सैद्धांतिक मतभेद था। जब जेपी ने राम मनोहर लोहिया का साथ छोड़ दिया, तब बिहार में जगदेव बाबू ने लोहिया का साथ दिया। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और समाजवादी विचारधारा का देसीकरण करके इसको घर घर पहुंचा दिया। जेपी मुख्यधारा की राजनीति से हटकर विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। जेपी नाखून कटाकर क्रांतिकारी बने। वे हमेशा अगड़ी जातियों के, समाजवादियों के हित साधक रहे। भूदान आंदोलन में जमींदारों का हृदय परिवर्तन कराकर जो जमीन प्राप्त की गई वह पूर्णतया ऊसर और बंजर थी। उसे गरीब गुरबों में बांट दिया गया था। लोगों ने खून पसीना एक कर करके उसे खेती लायक बनाया। लोगों में खुशी का संचार हुआ, लेकिन भू सामंतों ने जमीन हड़पने की नीति शुरू की और दलित पिछड़ों की खूब मारकाट की गई। अर्थात भूदान आंदोलन से गरीबों का कोई भला नहीं हुआ। उनका श्रम शोषण जमकर हुआ और समाज में समरसता की जगह अलगाववाद का दौर शुरू हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने विनोबा भावे की खुलकर आलोचना की और उनको हवाई महात्मा कहा। 1957 में उन्हें सोशलिस्ट पार्टी से विक्रमगंज लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया, मगर वे चुनाव हार गए। 1962 में बिहार विधानसभा का चुनाव कुर्था से लड़े, पर विजयश्री नहीं मिल सकी। 1966 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का एकीकरण हुआ तथा उसे नाम दिया गया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी अर्थात ससोपा। जगदेव बाबू ने 1967 के विधानसभा चुनाव में ससोपा अर्थात संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से उम्मीदवार के रूप में कुर्था में जोरदार जीत दर्ज की। उनके अथक प्रयासों से स्वतंत्र बिहार के इतिहास में पहली बार संविध सरकार बनी तथा महामाया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया गया। जगदेव बाबू तथा कर्पूरी ठाकुर की सूझबूझ से पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, लेकिन यहां भी मुख्यमंत्री के चयन में भारी तमाशा हुआ। यहां गैर कांग्रेसी संयुक्त विधायक दल में ससोपा सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसके 68 विधायक थे। दूसरी सोशलिस्ट पार्टी प्रसोपा के 17 सदस्य थे। इसके अलावा छोटा नागपुर इलाके के एक बड़े जमींदार राजा रामगढ़ कहे जाने वाले कामाख्या नारायण सिंह की जेबी पार्टी जनक्रांति दल के भी 27 विधायक थे। जनक्रांति दल विधायक दल के नेता कामाख्या नारायण सिंह और उपनेता महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ससोपा विधायक दल के नेता कर्पूरी ठाकुर थे। कायदे से कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हुआ। कहा जाता है कि इस बात पर कुछ सवर्ण नेता अंदर खाने में सहमत हो गए कि किसी भी कीमत पर कर्पूरी ठाकुर को सीएम नहीं होने देना है।
और तर्क दिया गया कि मुख्यमंत्री को हराने वाला मुख्यमंत्री बनेगा। पटना शहरी क्षेत्र से मुख्यमंत्री के बी सहाय को जन क्रांति दल उम्मीदवार के रूप में महामाया प्रसाद जी हराए थे। लेकिन सच्चाई यह भी थी कि के बी सहाय दो चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे। दूसरी जगह हजारीबाग था, जहां उन्हें जनक्रांति दल के ही एक पिछड़ी जाति से आने वाले रघुनंदन प्रसाद ने हराया था। लेकिन उनकी कोई पूछ नहीं हुई, उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया गया। मतलब यह था कि संयुक्त विधायक दल सरकार की बुनियाद ही गलत थी। पाखंड का हाल यह था कि सबसे बड़े विधायक दल के नेता उप मुख्यमंत्री था और एक बहुत छोटे दल का उप नेता मुख्यमंत्री। सरकार ने 33 सूत्री कार्यक्रम बनाए। इसमें भूमि सुधार के भी बिंदु थे और उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देना था। इन दोनों कार्यक्रमों का संविध सरकार में शामिल जनसंघियों ने विरोध किया। भूमि सुधार पर कम्युनिस्टों का जोर था। संसोपा प्रसोपा के लोगों को भी जोर देना चाहिए था, लेकिन वे तटस्थ रहे। जब ये प्रोग्राम शिथिल हुए तब केवल राजपाट ही मुख्य ध्येय रह गया। 10 महीने बाद ही कोलाहल शुरू हो गया और फरवरी 1968 में संयुक्त विधायक दल सरकार गिर गई। सरसोपा का एक धड़ा अलग होकर शोषित दल बन गया। इसमें एक आध अपवाद छोड़कर सभी पिछड़ी जातियों के विधायक थे। यह उस पाखंड की प्रतिक्रिया थी जो मुख्यमंत्री बनाने में हुई थी। लेकिन पाखंड का विस्थापन पाखंड से ही हुआ। कांग्रेस ने शोषित दल को सरकार बनाने में समर्थन दिया। तब कांग्रेस के 128 विधायक थे। पहली बार बिहार में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, एक जमींदार लेकिन पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्रित्व में सरकार बनी। गौरतलब है कि महामाया प्रसाद सिन्हा और बीपी मंडल दोनों कांग्रेसी पृष्ठभूमि के थे। बाद में मंडल फिर कांग्रेस में चले गए और दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने। लेकिन पार्टी की नीतियों तथा विचारधारा के मसले पर लोहिया से अनबन हुई, क्योंकि लोहिया ने नारा दिया था कि ससोपा ने बाधी गाट, पिछड़े 100 में पावे 60। इससे पिछड़े वर्ग के लोग लोहिया की ओर आकर्षित हुए। लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो उन्होंने सवर्ण महिलाओं को भी पिछड़े वर्ग के कोटे से टिकट दे दिया। इस पर बाबू जगदेव ने विरोध किया और कोई समाधान न होने पर कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला की स्थिति देखकर ससोपा छोड़कर 25 अगस्त 1967 को शोषित दल नाम से नई पार्टी बनाई। इसकी स्थापना के समय उन्होंने कहा था, जिस लड़ाई की बुनियाद मैं आज डाल रहा हूं वह लंबी और कठिन होगी। क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूं, इसलिए इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंतोगत्वा हमारी ही होगी। बाबू जगदेव प्रसाद जमीन से जुड़े नेता थे। उन्होंने बड़े नजदीक से देखा था बहुजन समाज को, बहुजन समाज की उन बहन बेटियों को जो चिलचिलाती धूप व वर्षा में पेट की खातिर जमींदारों सामंतों के खेतों में काम करती थी। उन्हें पेट भरने के लिए अनाज सामंत भूमिहार नहीं देते थे, जो जगदेव बाबू को बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने उचित मजदूरी के लिए आंदोलन छेड़ दिया तथा नारा दिया, अब की सावन भादों में गोरी चूड़ियां कादों में। अर्थात इस बार सावन भादों के महीनों में महलों में रहने वाली गोरी गोरी कलाइयों में चूड़ियां खनकाने वाली उच्च वर्गों की बहन बेटियां खेतों में धान के पौधे लगाएंगी। उनके हाथ कीचड़ में होंगे। बहुजन समाज की महिलाओं ने काम बंद कर दिया। बिहार में उच्च वर्णों में खलबली मच गई। इससे बहुजन जनता उनकी जय जयकार करने लगी। तो उन्होंने बहुजनों को संबोधित करते हुए कहा, शोषित पीड़ितों की इज्जत और रोटी की लड़ाई में शरीक होने वाले इस जंगे मैदान में आए मेरे प्यारे बहादुर वफादार साथियों, आप मेरी जय जयकार कर रहे हैं, पर जय अभी हुई कहाँ। शासन प्रशासन में, राजपाट में, हर जगह वर्चस्व और अधिकार जमाए हुए सामंत और ब्राह्मणवादी व्यवस्था आपके द्वारा मनाई गई जय जयकार की इस आवाज पर हंस रही है। शोषित पीड़ितों की ललकार के अनुसार क्या हमने धरती और राजपाट में से 90% हक प्राप्त कर लिया है? क्या जनता में व्याप्त राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक गैर बराबरी का खात्मा हमने कर दिया, जिसका हमने बीड़ा उठाया था? नहीं,
तो फिर इस जय जयकार सुनने के अधिकारी हम कैसे? जगदेव बाबू का समाज जीवन स्वार्थ पर नहीं, यथार्थ पर आधारित था। वे जय जयकार के प्रबल विरोधी थे। मार्च 1970 में जब जगदेव बाबू के दल के समर्थन से दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 2 अप्रैल 1970 को बिहार विधानसभा में ऐतिहासिक भाषण दिया। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी, ससोपा, प्रसोपा, जो कम्युनिस्ट तथा समाजवाद की पार्टी है, के नेताओं के भाषण भी सुने हैं। जो भाषण इन दलों के नेताओं ने दिए हैं, उनसे साफ हो जाता है कि अब ये पार्टियां किसी काम की नहीं रह गई हैं। इनसे कोई ऐतिहासिक परिवर्तन तथा सामाजिक क्रांति की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। इन पार्टियों में साहस नहीं है। इनसे कोई ऐतिहासिक परिवर्तन तथा सामाजिक क्रांति की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। इन पार्टियों में साहस नहीं है कि सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी जो असली कारण है, उनको साफ शब्दों में मजबूती से कहें। कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, ये सब द्विजवादी, पूंजीवादी व्यवस्था और संस्कृति के पोषक हैं। मेरे ख्याल से यह सरकार और सभी राजनीतिक पार्टियां द्विज नियंत्रित होने के कारण राज्यपाल की तरह दिशाहीन हो चुकी हैं। मुझको कम्युनिज्म और समाजवाद की पार्टियों से भारी निराशा हुई है। इनका नेतृत्व दिनकट्टू नेतृत्व हो गया है। उन्होंने आगे कहा, सामाजिक न्याय, स्वच्छ तथा निष्पक्ष प्रशासन के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में कम से कम 90 सैकड़ा जगह शोषितों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। शासक जातियों ने जब देखा कि उच्च शिक्षा प्राप्त जगदेव प्रसाद ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ जंग मैदान में कूद पड़ा है और मूल निवासी बहुजन समाज कहीं उसका हमराही बनकर ब्राह्मणी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने में मददगार न बन जाए, इससे पहले ही शासक जातियों ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। लेकिन जगदेव बाबू ने कहा, मेरे बाप दादों से ऊंची जाति वालों ने हलवाई कराई है। मैं उनकी राजनीतिक हलवाई करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। यह मुझे कतई स्वीकार नहीं है और न शोषितों को स्वीकार करने के लिए कहूंगा। मैं तमाम काले कलूटे लोगों को निश्चित नीति के तहत संगठित करूंगा और दिल्ली की गद्दी पर ऐसे ही लोगों को बैठाऊंगा। जिस प्रकार कुत्ता कभी मांस की रखवाली नहीं कर सकता, उसी प्रकार देश के सामंत, ऊंची जाति एवं पूंजीपति वर्ग शोषितों, वंचितों और अछूतों का हक हिस्सा नहीं दे सकते। इसलिए उनके नेतृत्व की जगह दबे कुचले शोषितों का नेतृत्व विकसित करना है। तभी जमीन और दौलत का उचित बंटवारा और नौकरशाही का खात्मा संभव है। भारत में जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी, तब तक आर्थिक क्रांति हो ही नहीं सकती। जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, वे अव्वल दर्जे के फरेबी और मक्कार हैं। वे डॉक्टर अंबेडकर के उस उद्गार से अधिक प्रभावित थे जिसमें उन्होंने 24 सितंबर 1944 को मद्रास के पार्क टाउन मैदान में बहुजन को संबोधित करते हुए कहा था, आप लोगों को यह एहसास करना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। हमारा उद्देश्य और आकांक्षा है एक शासक जमात बनाने की। आप सबको अपने दिमाग में यह बात रखनी होगी और सब लोगों को अपने घरों की दीवारों पर यह लिख लेना चाहिए, ताकि हर रोज आपको स्मरण होता रहे कि हमारे दिल में क्या आकांक्षा है। यह एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जिसे हमने अपने हृदय में मुश्किल से पाल पाया है। हमें देखना होगा कि हम एक शासककर्ता जमात के रूप में मान्य हो सकें। अगर आप यह एहसास करेंगे तो आप लोगों को मानना होगा कि इस मकसद को अमल में लाने के लिए हमें अनेक भारी प्रयासों की जरूरत होगी। बिहार की राजनीति को जनवादी बनाने के लिए उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता महसूस की। वे मानववादी रामस्वरूप वर्मा द्वारा स्थापित अर्जक संघ, जिसकी स्थापना 1 जून 1968 में हुई थी, में शामिल हुए। जगदेव बाबू ने कहा था कि अर्जक संघ के सिद्धांतों के द्वारा ही ब्राह्मणवाद को खत्म किया जा सकता है और सांस्कृतिक परिवर्तन कर मानववाद स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार को अर्जक विधि से मनाने पर बल दिया। उस समय यह नारा गली गली में गूंजता था, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। 7 अगस्त 1972 को शोषित दल तथा रामस्वरूप वर्मा की पार्टी समाज दल का एकीकरण हुआ और शोषित समाज दल नामक नई पार्टी का गठन किया गया।
एक दार्शनिक तथा एक क्रांतिकारी के संगम से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ। जगदेव बाबू ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जगह जगह तूफानी दौरा आरंभ किया। वे नए नए तथा जनवादी नारे गढ़ने में निपुण थे। सभाओं में जगदेव बाबू के भाषण बहुत ही प्रभावशाली होते थे। जहानाबाद की सभा में उन्होंने कहा था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू के इस नारे से बहुजन समाज दोस्त दुश्मन की पहचान करने लगा। फलतः जगदेव बाबू को जान से मारने की धमकी आने लगी, किंतु जगदेव बाबू विचलित नहीं हुए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, उन मूर्खों को सोचना चाहिए। सिंह तो सिंह ही कहलाएगा, चाहे वह पिंजड़े में हो या बाहर, चाहे वह जीवित हो या मृत। वीर कभी खाट पर नहीं मरते, उनकी मौत गोली और तलवार से होती है। मौत सुरमाओं की दुल्हन है, जिसे गले लगाने को वे बेताब रहते हैं। जगदेव बाबू ने अपने भाषणों से शोषित समाज में नवचेतना का संचार किया। उन्होंने राजनीतिक विचारक टी.एच. ग्रीन के इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया कि चेतना से स्वतंत्रता का उदय होता है। स्वतंत्रता मिलने पर अधिकार की मांग उठती है और राज्य को मजबूर किया जाता है कि वे उचित अधिकारों को प्रदान करें। जगदेव बाबू वर्तमान शिक्षा प्रणाली को विषमतामूलक ब्राह्मणवादी विचारों का पोषक तथा अनुत्पादक मानते थे। वे समतामूलक शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में थे, एक समान तथा अनिवार्य शिक्षा के पैरोकार थे तथा शिक्षा को केंद्रीय सूची का विषय मानने के पक्षधर थे। वे कहते थे, चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सभी की शिक्षा एक समान। प्रेम कुमार मणि ने स्पष्ट किया है कि सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान आंदोलन और इसी के समानांतर पिछड़े किसानों का त्रिवेणी संघ आंदोलन, वर्ग और जातियों में विभाजित जनता का स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद भूदान, समाजवादी, साम्यवादी आंदोलन भयानक अंतर्विरोधों से भरा था। जगदेव प्रसाद ने जिस शोषित समाज दल की स्थापना की, उसकी विचारधारा और आवेग को आज कई राजनीतिक दलों ने आत्मसात किया है। आज राजनीति में पिछड़ावाद की धूम मची है, लेकिन विचारधारा के स्तर पर इसके तमाम नेता खाली हैं। लगभग सभी किसी न किसी काली, नीली, पीली, नौरंगी, शीतला पत्थर, टीला बंदर, भालू आदि की मूर्तियों के सामने माथा पटक कर अपनी मनौती पूरी कर रहे हैं। उनके नारों से लोगों में एक नया ही जोश उत्पन्न होता था। एक जन नेता होने की वजह से बाबू जगदेव की जनसभाओं में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। बिहार की जनता अब इन्हें बिहार के लेनिन के नाम से बुलाने लगी। इसी समय बिहार में कांग्रेस की तानाशाही सरकार के खिलाफ जेपी के नेतृत्व में विशाल छात्र आंदोलन शुरू हुआ और राजनीति की एक नई दिशा दशा का सूत्रपात हुआ। लेकिन आंदोलन का नेतृत्व प्रभु वर्ग के अंग्रेजीदार लोगों के हाथ में था। जगदेव बाबू ने छात्र आंदोलन के इस स्वरूप को स्वीकृति नहीं दी। इससे 2 कदम आगे बढ़कर वे इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए मई 1974 को 6 सूत्री मांगों, उनके अंतिम 6 सूत्री मांगों में 2 मांगें यह भी थी कि बिहार के सभी पुस्तकालयों और सभी दलित छात्रावासों में डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाए, सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए को लेकर पूरे बिहार में जनसभाएं की तथा सरकार पर भी दबाव डाला। लेकिन भ्रष्ट प्रशासन तथा ब्राह्मणवादी सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जिससे 5 सितंबर 1974 से राज्यव्यापी सत्याग्रह शुरू करने की योजना बनी। खुले मंच से शोषकों को ललकारने वाले ये महान शख्सियत सामंती ताकतों के आंखों के किरकरी बन चुके थे। इनके संघर्षों की पृष्ठभूमि में इनके खिलाफ सवर्ण सामंतों का षड्यंत्र होने लगा। उन्हें लग रहा था, यदि जगदेव प्रसाद की हत्या नहीं की गई तो हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। इस षड्यंत्र के तहत 5 सितंबर को कुर्था सत्याग्रह के दौरान उनकी हत्या की रची गई साजिश को अंजाम दिया गया। एक जाति विशेष के अफसरों की वहां तैनाती की गई और सत्याग्रह में उपद्रव मचाने के लिए सवर्णों के कुछ गुंडे भेजे गए। 5 सितंबर 1974 को जगदेव बाबू हजारों की संख्या में शोषित समाज का नेतृत्व करते हुए अपने दल का काला झंडा लेकर आगे बढ़ने लगे। सवर्णों के भेजे गुंडों ने सत्याग्रह के दौरान
पुलिस पर रोड़ेबाजी किए। इसी का बहाना बनाकर कुर्था में तैनात डीएसपी ने सत्याग्रहियों को रोका तो जगदेव बाबू ने इसका प्रतिवाद किया और विरोधियों के पूर्व नियोजित जाल में फंस गए। वे सत्याग्रहियों को शांत करने के लिए बरामदे से बाहर आए। पुलिस प्रशासन के मौके पर मौजूद अधिकारी ने उन्हें गोली मारने का आदेश दिया। समय अपराह्न 3:30 बज रहा था। 27 राउंड गोली फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली 12 वर्षीय छात्र लक्ष्मण चौधरी को लगी तथा दूसरी गोली बिहार लेनिन के गर्दन को बेधती हुई निकल गई। सत्याग्रहियों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने धरनार्थियों पर लाठीचार्ज किया और इधर गोली लगने से घायल पड़े जगदेव प्रसाद को तुरंत उनके साथियों ने उन्हें उठाकर जीप पर रखकर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन क्रूर पुलिस घायलावस्था में उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई। वहां उन्होंने पानी मांगा तो थाने के सामने रहने वाली छोटन रजक की मां पानी लेकर जगदेव बाबू को पिलाने ले गई, परंतु वहां पर खड़े राइफलधारियों ने उस दलित स्त्री से पानी छीनकर फेंक दिया। पानी देने के बदले पुलिस उनकी छाती पर चढ़कर उनकी छाती को बंदूकों की बटों से बराबर पीटते रहे और पानी मांगने पर उनके मुंह पर पेशाब किया। आज तक शायद ही किसी राजनेता के साथ आजाद भारत में इतना अमानवीय कृत्य किया गया होगा। अंततः वे जय शोषित जय भारत कहकर अपनी श्वास थाने में ही ली। पूरे गया जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और पुलिस प्रशासन ने उनके मृत शरीर को गायब करने की साजिश की और अरवल औरंगाबाद होते हुए डाल्टनगंज के जंगलों में इनकी लाश फेंकने के लिए ले जाई गई। 7:30 बजे संध्या को रेडियो के प्रसारण होने वाले समाचार में इस खबर को छिपा लिया गया, परंतु बीबीसी लंदन ने 7:45 बजे संध्या के समाचार में घोषणा किया कि बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद की हत्या शांतिपूर्ण सत्याग्रह के दौरान कुर्था में पुलिस ने गोली मारकर कर दी है। बीपी मंडल, राम लखन सिंह यादव, भोला प्रसाद सिंह और दरोगा प्रसाद राय ने बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर से मिलकर दबाव डाला कि जगदेव बाबू की लाश पटना में शीघ्र पहुंचाई जाए, अन्यथा बिहार जल जाएगा। इस दबाव ने काम किया और बाबू जगदेव के शव को 6 सितंबर को पटना लाया गया। उनके अंतिम शव यात्रा में देश के कोने कोने से लाखों लाखों लोग पहुंचे थे। उसी दिन शाम को पटना के गांधी मैदान में विशाल शोक सभा शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा, पूर्व वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में हुई, जिसको लोक नायक जयप्रकाश नारायण, अर्जुन सिंह भदौरिया, सरला भदौरिया, कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा आदि ने संबोधित किया। जगदेव बाबू से सवर्ण समाज की घृणा अगले दिन जाहिर हुई जब ब्राह्मणवादी अखबार आर्यावर्त ने समाचार छापा कि स्वयंभू बिहार लेनिन मारे गए। ऊंची जातियों के कई गांवों में उनके हत्या पर खुशी मनाई गई, घी के दिए जलाए गए तथा मिठाइयां बांटी गईं। आजाद भारत में इस तरीके से भारत के लेनिन और भारत के महान शोषितों के नेता जगदेव प्रसाद की हस्ती को मिटा दिया गया। देश में आज इनको भारत का लेनिन इसी वजह से कहा जाता है जिन्होंने आजाद भारत में शोषितों के हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। शोषितों के आवाज के रूप में उभरे इस महामानव को श्रद्धांजलि देने के लिए इनके जन्मदिन पर हर साल कुर्था में मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें पाखंड और आडंबरों के खिलाफ लोगों को जागृत किया जाता है। जगदेव प्रसाद के संघर्षों के आलोक में अगर वर्तमान भारतीय समाज की कोड़ बन चुकी समस्याओं का अवलोकन करें तो पाते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से किसान एवं आदिवासी सर्वाधिक शोषित हैं। ऐसे मामलों में शिक्षा, शिक्षण, शिक्षक और शिक्षा का व्यवसाय सभी सवालों के घेरे में आते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि हम शिक्षक हैं, हमारा काम है पाठ पढ़ाना, जरूरत पड़ने पर राजा को भी पढ़ाएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत की एकता, प्रगति और अखंडता के लिए जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। वर्तमान शिक्षा माफिया, सत्ता माफिया, मीडिया माफिया एवं धर्म माफिया का सारा समीकरण भारत के परंपरागत वर्ण माफिया के द्वारा संचालित है। जगदेव प्रसाद के पास इसका अचूक इलाज था कि चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। भारत में महिलाओं की स्थिति स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भी संतोषजनक नहीं हो पाई। मध्यवर्गीय कस्बाई
और महानगरीय समाज में स्त्रियों को एक हद तक आर्थिक आज़ादी तो हासिल हुई, किंतु सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में हालात ठीक नहीं हैं। इनके बरक्स आदिवासी, किसान एवं दलित, जो आमतौर पर ग्रामीण और वन क्षेत्रों से संबंधित हैं, वहां पर महिलाओं की स्थिति बेहतर है। उत्तर भारत की इस मानसिकता को जगदेव प्रसाद ने काफी पहले ही समझ लिया था। तभी उन्होंने कहा था कि जिन घरों की बहू बेटियां खेत खलिहानों में काम नहीं करती, वे न तो कम्युनिस्ट हो सकते हैं और न समाजवादी। स्वतंत्र भारत में ऐसे राजनेता बहुत कम हुए हैं जिनकी समझ जगदेव प्रसाद की तरह स्पष्टवादी हो। जगदेव बाबू का मानना था कि भारत का समाज साफ तौर पर दो तबकों में बटा है, शोषक एवं शोषित। शोषक हैं पूंजीपति, सामंती, दबंग और ऊंची जाति के लोग, और शोषितों में किसान, असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के मजदूर, दलित और मुसलमान आदि शामिल हैं। 31 अक्टूबर 1969 को जमशेदपुर में उन्होंने सरदार पटेल के बारे में कहा था कि सरदार पटेल शोषित समाज के बिल्कुल साधारण परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए विशाल शोषित समाज को उन पर गर्व है। 19 जनवरी 1970 को लिखे एक निबंध में उन्होंने कहा कि जनसंघ अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक मुखौटा और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र में भारत की सबसे बड़ी समस्या मुसलमान है, और जनसंघ इसी को इस देश का वर्ग संघर्ष मानता है। यह सत्ता में बने रहने की कोशिशों का एक हिस्सा भर है। जगदेव प्रसाद ने सामाजिक न्याय को परिभाषित करते हुए कहा था कि 10% शोषकों के जुल्म से छुटकारा दिलाकर 90% शोषितों को नौकरशाही और जमीनी दौलत पर अधिकार दिलाना ही सामाजिक न्याय है। भारत में नस्ली श्रेष्ठता का प्रदर्शन हमेशा ही अपने परिणामों में नुकसानदायक होता है। कितनी अजीबोगरीब विडंबना है कि किसी परिवार विशेष में पैदा हो जाने मात्र से ही यहाँ इंसान की पहचान निश्चित कर दी जाती है। विश्वविद्यालय, जहाँ से इससे छुटकारा पाने की तकनीक और शोध करने की उम्मीद की जाती है, भयंकर नस्लवाद के विभत्स अखाड़े बने हुए हैं। इस बीमारी से निपटने का सटीक दवा हमें अभी तक के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक तथागत बुद्ध के पास मिल सकती है। यह सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि क्या हमारी वर्तमान शिक्षा एक बेहतर नागरिक का निर्माण कर रही है अथवा परंपरागत पिछड़ेपन को ही पोषित पल्लवित कर रही है। इस मामले में जगदेव प्रसाद ने देश की आम जनता से आह्वान किया कि पढ़ो लिखो, भैंस पालो, अखाड़ा खोदो और राजनीति करो। अमेरिकी अर्थशास्त्री एफ टॉमसन के साथ 31 जुलाई 1970 को दिए साक्षात्कार में जगदेव बाबू ने कहा था कि समन्वय से शोषक को फायदा है और संघर्ष से शोषित को। जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी में फर्क यह है कि जनसंघ के नेता कम अमीर होते हुए भी अमीरों की हिमायत करते हैं और कम्युनिस्ट नेता अमीर होते हुए भी गरीबों का पक्ष लेते हैं। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का यह रूप बड़ा ही मायावी और गरीबों के लिए खतरनाक है। हिंदुत्व के गाय, ब्राह्मण और अपराधी, राष्ट्रवाद के विकल्प के नारे और विचार गढ़ने में माहिर जगदेव प्रसाद ने किसान और आदिवासी समाज के प्रतीक भैंस को अपना केंद्र बनाया और कहा कि सदा भैंसिया दाहिने, हाथ में लीजिए लठ, 5 देव रक्षा करें, दूध दही घी मठ। बिहार में लेनिन कहे जाने पर, परंपरागत और विफल सत्ताधारियों द्वारा उपहास किए जाने पर मशहूर भाषा वैज्ञानिक और इतिहास के अध्येता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा है कि यदि मदन मोहन मालवीय को महामना कहे जाने पर देशवासियों को गर्व है, तो बिहार की शोषित 90% जनता को अपने बिहार लेनिन पर गर्व है। इसी उपाधि का प्रयोग बीबीसी लंदन ने जगदेव बाबू की नृशंस हत्या होने के बाद अपने प्रसारण में किया था। जैसे ज्योतिबा फुले को भारत की जनता द्वारा दी गई उपाधि महात्मा थी, यह महात्मा की उपाधि किसी रविंद्रनाथ टैगोर की गांधी को कटोरे में दी गई भीख नहीं है, जो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु की उपाधि धारण करते हैं। जगदेव बाबू भारतीय चिंतकों की उस कतार से संबंधित थे जो सांस्कृतिक बदलाव के लिए जीवन पर्यंत लड़ते रहे। संस्कृति और सत्ता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और अफ्रीका में एक समानता यह है कि इन स्थानों पर मूल निवासियों को शोषण और भयंकर अलगाव का सामना करना पड़ रहा है। इसका हल समता, ममता, अपनत्व तथा इंसाफ पसंदगी के साथ ही अपने से अलग एवं कई बार विपरीत विचार रखने वालों को भी इंसान होने का सम्मान देकर ही हासिल हो सकता है।
जगदेव बाबू एक जन्मजात क्रांतिकारी थे। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना नेतृत्व दिया। उन्होंने ब्राह्मणवाद नामक ऑक्टोपस का सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक तरीके से प्रतिकार किया। भ्रष्ट तथा ब्राह्मणवादी सरकार ने साजिश के तहत उनकी हत्या भले ही करवा दी हो, लेकिन उनका वैचारिक एवं दार्शनिक विचारपुंज आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बिहार लेनिन या कहिए भारत लेनिन, बाबू जगदेव प्रसाद की जीवनी पर आधारित यह वाचन, जिसके लेखक थे ओम प्रकाश त्यागी जी। मित्रों, अगली कड़ी में किसी और महापुरुष और किसी सामाजिक क्रांति के अग्रदूत की जीवनी के साथ उपस्थित रहूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं। जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।